दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है आगामी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। इसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक्स और वाई का सिद्धांत संबंधित है किससे? देखिए, डगलस मैकग्रेगर के वित्तीय प्रबंध सिद्धांत से, गुलिक के प्रशासन शासन द्वैधावाद से, अब्राहम मैस्लो के पुरस्कार दंड सिद्धांत से, या फिर डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से। तो याद रखिएगा, एक्स और वाई सिद्धांत का संबंध डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपागम से है। डगलस मैकग्रेगर प्रसिद्ध व्यवहारवादी और मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने मानव स्वभाव को दो वर्गों नकारात्मक और सकारात्मक में बांटा और मानव के नकारात्मक स्वभाव को एक्स सिद्धांत और सकारात्मक सिद्धांत को वाई सिद्धांत का नाम दिया है। देखिए, एक्स सिद्धांत के अनुसार मनुष्य आलसी, काहिल और परंपरावादी होता है। वाई सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में स्वप्रेरणा, सत्यनिष्ठा और सहयोग, आत्मविश्वास तथा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आदि गुण पाए जाते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज में 1960 में उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है? तो ये रे ए किलियंस का कथन है। याद रखिएगा दोस्तों, रे ए किलियंस के अनुसार निर्णयन विभिन्न विकल्पों में चुनाव की एक सरलतम विधि है। टेरी के अनुसार निर्णय किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चुनाव है। और हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णयन में तीन प्रमुख अवस्थाओं का समावेश है: निर्णय लेने के अवसरों का पता लगाना, संभावित कार्य मार्गों का पता लगाना और कार्य मार्गों में से चयन करना। अगला प्रश्न है, किसने इस बात पर जोर दिया कि नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, साइमन या लियो ट्रॉट्स्की। तो सही उत्तर मैक्स वेबर। दोस्तों, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी। ये चिंतन मैक्स वेबर का है। वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही को लोक सेवा के साथ नहीं मिलाया जाता। इसका अर्थ सामूहिक गतिविधियों के तर्क संगतिकरण की समाजशास्त्रीय अवधारणा है। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही के अपने सूत्रीकरण को आदर्श प्रकार कहा है। नौकरशाही का सर्वप्रथम सुव्यवस्थित अध्ययन इन्होंने किया और नौकरशाही को परिभाषित किया था। दोस्तों, नौकरशाही पर क्लास्की लेखन कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिचेल्स और गिटानो मोस्का ने किया। मैक्स वेबर जर्मन समाजशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। मैक्स वेबर का जन्म 21 अप्रैल 1864 को एरफर्ट जर्मनी में हुआ और उनकी मृत्यु 14 जून 1920 को म्यूनिख जर्मनी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने नौकरशाही के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में प्रतिपादित किया है? तो सही उत्तर मैक्स वेबर। दोस्तों, मैक्स वेबर नौकरशाही के व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम समाजशास्त्री था। वर्ष 1920 में आप देखिए, वर्ष 1920 में प्रकाशित अपनी कृति सामाजिक और आर्थिक संगठन के सिद्धांत में मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन किया है। वेबर के नौकरशाही सिद्धांत वैधानिकता और प्रभुत्व सिद्धांतों ने भावी सिद्धांतों का आधार तैयार किया। वेबर ने नौकरशाही को प्रशासन की तर्कपूर्ण व्यवस्था माना है। उसके मतानुसार संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम साधन नौकरशाही है। अगला प्रश्न है, एसेटन समिति प्रतिवेदन किससे संबंधित है? ऑप्शन है भ्रष्टाचार, भर्ती, पदोन्नति या प्रशिक्षण। तो सही उत्तर प्रशिक्षण से। एशेटन समिति का प्रतिवेदन 1944 ब्रिटेन में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण से संबंधित है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में प्रत्येक विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को व्यवस्थित किए जाने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्टिन कैपलान व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित हैं, हैंस जे मार्गेनथाउ यथार्थवादी, जॉर्ज लिस्का संतुलन सिद्धांत से और स्नाइडर निर्णयपरक सिद्धांत से संबंधित हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आप देखिए 4 3 2 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है किसका? तो सही उत्तर आप जान लीजिए, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत। ये मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 1938 में अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन या अभिप्रेरणा शब्द का आधुनिक अर्थ प्रस्तुत किया था। मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत अभिप्रेरणा का लोकप्रिय सिद्धांत है। 1943 में मैस्लो ने अपने एक लेख ए थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के द्वारा ये सिद्ध किया कि मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, अतः उन्हें एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा किस विशेषता के लिए किया था? तो सही उत्तर राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी की भूमिका के लिए। मार्क्स कार्ल मार्क्स नहीं बल्कि एफ.एम. मार्क्स जो हैं लोक प्रशासन के विचारक हैं। एफ.एम. मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी की भूमिका के लिए की है। मार्क्स ने नौकरशाही के 4 रूपों का उल्लेख किया है। इसमें अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही तथा योग्यता नौकरशाही है। और संरक्षक नौकरशाही को लूट पद्धति भी कहा जाता है, जो अमेरिका में प्रचलित है। अगला प्रश्न है भारत के योजना आयोग और रेलवे को मुख्य तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? तो योजना आयोग स्टाफ और रेलवे सूत्र संस्था, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत के योजना आयोग और रेलवे को स्टाफ और सूत्र संस्था माना जा सकता है। दोस्तों मुख्य कार्यपालिका को सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने के संबंध में 2 प्रकार के प्रशासनिक अभिकरण कार्य करते हैं, सूत्र अभिकरण यानी लाइन एजेंसी और स्टाफ अभिकरण यानी स्टाफ अभिकरण। देखिए मुख्य कार्यपालिका या सरकार की नीतियों निर्णयों का क्रियान्वयन सूत्र अभिकरण करते हैं। सूत्र अभिकरण का संबंध कमान की उस श्रृंखला से होता है जो शीर्ष स्तर से चलकर निम्नतर स्तर या कर्मचारी तक आती है। सरकार के मंत्रालय या विभाग जैसे कृषि मंत्रालय, शिक्षा विभाग आदि सूत्र अभिकरण है। कर्मचारी या मंत्रणा या स्टाफ अभिकरण का संबंध उन सेवाओं से है जो परामर्श या सहायता के रूप में मुख्य कार्यपालिका को दी जाती है। भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग या मंत्रिमंडल सचिवालय ये स्टाफ अभिकरण की श्रेणी में आते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। योजना आयोग, लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्चतर न्यायालय। तो सही उत्तर योजना आयोग। योजना आयोग शिकायतों या लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है। ये देश में योजनाओं के या देश के विकास के लिए योजनाओं के निर्माण वाली संस्था थी जो कि लोक शिकायतों से संबंधित नहीं थी। 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इस संस्थान का गठन किया है। और नीति आयोग का मुख्य कार्य नीति निर्माण के लिए शोध करना, वैकल्पिक नीतियों का निर्माण करना और उच्च स्तरीय परामर्श देना है। अगला प्रश्न है कौन संगठन का आधार नहीं है? ऑप्शन है उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति या योजना। तो सही उत्तर योजना। दोस्तों सामान्यतः विभागों को संगठित करने के 4 आधार हैं, कार्य या उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति और क्षेत्र। तो लूथर गुलिक ने कहा है कि पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस विभागीय संगठन के आधार हैं, इसमें योजना शामिल नहीं है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन या गुड गवर्नेंस का सार है? तो सही उत्तर पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। दोस्तों 1992 में प्रशासन और विकास नामक शासन और विकास नामक रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संस्थानों के प्रबंधन में शक्ति के प्रयोग के तरीके के रूप में सुशासन या गुड गवर्नेंस को परिभाषित किया था।
उत्तम शासन की प्रमुख शर्तें सरलता, नैतिकता, जवाबदेहिता, उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रभावी, न्याय संगत, समावेशी आदि हैं। लेकिन पारदर्शिता और जवाबदेहिता ये सुशासन का मूलभूत लक्षण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने किस संगठन का स्थान लिया है? तो आप जान लीजिए, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग यानी MRTPC का स्थान लिया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार आयोग का स्थान लिया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त करके 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। वर्ष 2009 से ये पूर्णतः कार्य करने लगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है और आयोग का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि नौकरशाही शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जानते हैं, विंसेंट डी गोर्ने एक फ्रेंच विचारक ने सबसे पहले 1746 में विंसेंट डी गोर्ने ने नौकरशाही शब्द का प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस में हमारी एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है। ये बीमारी ब्यूरोमोनिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? तो सही उत्तर है, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही जो है संसदीय जनतंत्र का कीमत या मूल्य है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। हर्बर्ट मॉरिसन 3 जनवरी 1888 से 6 मार्च 1965 एक ब्रिटिश श्रमिक नेता थे। उन्होंने अपने जीवन काल में ब्रिटिश कैबिनेट में गृह सचिव, विदेश सचिव और उप प्रधानमंत्री के पदों को सुशोभित किया। उनके विचार में नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता या तर्कपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो सही उत्तर मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता या तर्कपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में मैक्स वेबर ने चित्रित किया है। दोस्तों मैक्स वेबर ने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया। उन्होंने प्राधिकार या नौकरशाही के 3 रूप बताए हैं: पारंपरिक प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार और कानूनी तार्किक प्राधिकार। इनमें से तीसरा प्राधिकार विवेकपूर्ण विधिक सत्ता से संबंधित है। कानूनी तार्किक प्राधिकार के तहत प्रशासनिक वर्ग स्टाफ नौकरशाही होता है। कानूनी तार्किक प्राधिकार तंत्र में प्रशासनिक व्यवस्था का आधार नौकरशाही है। और तीसरा है नौकरशाही से संबंधित वेबर की प्रसिद्ध पुस्तक द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, मैक्स वेबर के अनुसार दोस्तों नौकरशाही का विशिष्ट गुण विधिक बौद्धिक सत्ता है। मैक्स वेबर ने विधिक बौद्धिक सत्ता को नौकरशाही का विशिष्ट गुण माना है। उसके अनुसार विधिक सत्ता से पोषित और समर्थित नौकरशाही संगठन का सबसे प्रभावशाली स्वरूप है। अगला प्रश्न है, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैक्स वेबर के अनुसार कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन, प्रतिबद्धता, पदसोपान या निष्पक्षता? तो सही उत्तर प्रतिबद्धता जो है ये नौकरशाही की विशेषता नहीं है। नौकरशाही की विशेषताओं में वेबर के नौकरशाही की विशेषताओं में कार्य विभाजन, पदानुक्रम, नियमों की व्यवस्था, भूमिका निर्धारण, जबकि द्वितीय में शामिल है तार्किकता, अवैयक्तिकता, नियम निर्देशिता और तटस्थता। इससे स्पष्ट है कि प्रतिबद्धता मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता उस स्थिति में उसका आकार बढ़ता जाता है, ये अवधारणा किसकी है? तो सही उत्तर पार्किंसन का। दोस्तों नौकरशाही की ये प्रवृत्ति रही है कि वो अपने आकार को और अपने सदस्यों की संख्या को निरंतर बढ़ाती हुई चलती है।
लंदन इकोनॉमिस्ट ने 16 नवंबर 1955 को अपने अंक में इस सिद्धांत का कि आकार के बढ़ने से काम की मात्रा कम होने का प्रशासन करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। आकार और काम की मात्रा से कोई संबंध नहीं है। ये नियम पार्किंसन नियम के नाम से पुकारा जाता है। इसमें पार्किंसन जी ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता, उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता है, यानी नौकरशाही अनावश्यक रूप से अपने कार्यों को बढ़ाकर फिर कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके अपना आकार बढ़ा लेती है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही के संबंध में कौन सा सही नहीं है। देखिए, पद सोपान और अनुशासन, राजनीतिक प्रतिबद्धता, विवेक का प्रयोग या निश्चितता और सरकारी कार्यों में गुप्तता। तो याद रखिएगा, राजनीतिक प्रतिबद्धता जो है ये नौकरशाही के संबंध में सही नहीं है। आप देख सकते हैं, पद सोपान और अनुशासन, विवेक का प्रयोग और निश्चितता और सरकारी कार्यों में गुप्तता ये नौकरशाही की विशेषताएं या लक्षण हैं। राजनीतिक प्रतिबद्धता नौकरशाही का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन नौकरशाही का लक्षण नहीं है। अस्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता या अनामता। तो सही उत्तर अक्षमता। दोस्तों, श्रम विभाजन, निश्चित कार्य प्रक्रिया, विधिपूर्वक कार्यों को संपन्न करना, पद सोपान पद्धति, योग्यताएं, वेतन और पेंशन का अधिकार, अव्यक्तिगत संबंध, अभिलेखी रिकॉर्ड आदि को मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषता बताई है। इसमें अक्षमता का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक सेवा या सिविल सर्विसेज की शुरुआत 1871 में हुई। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में उच्च सरकारी पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति की इच्छा तथा आज्ञा से होती थीं और नियुक्त नौकरशाही को या नियुक्त नौकरशाहों को किसी भी समय सेवा मुक्त कर दिया जाता था। नौकरशाही की इस लूट प्रणाली को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया और इस समस्या के समाधानार्थ पेंडलेटन सिविल सेवा सुधार अधिनियम 1883 और हैच अधिनियम 1939 बना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बजट प्रारूपों में कौन बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शून्य आधारित बजटन प्रणाली, कार्य निष्पादन बजटन प्रणाली, योजना कार्यक्रम बजटन प्रणाली या लाइन आइटम बजटन प्रणाली। तो याद रखिएगा, लाइन आइटम बजटन प्रणाली बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, लूट पद्धति किसका दूसरा नाम है। तो याद रखिएगा, लूट पद्धति संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम है। आप देख सकते हैं, ये प्रणाली अमेरिका में प्रचलित रही है जो चुनावी समर्थकों को चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्त करने से संबंधित है और ये प्रणाली प्रशासन में अपरिहार्य लूट को प्रोत्साहित करती है जिससे कि भ्रष्टाचार बढ़ता है। अगला प्रश्न है, नौकरशाह की नियुक्ति का आधार क्या है। अस्थायी आधार, अस्थायी आधार, विशेष कार्य की समाप्ति तक तदर्थ आधार या दिन के आधार पर वेतन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अस्थायी आधार। दोस्तों, नौकरशाह की नियुक्ति का आधार अस्थायी है। किसी बड़ी संख्या या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संस्थाओं और नियमों को समग्र रूप से नौकरशाही, अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। शक्ति का विभाजन औपचारिक रूप से और पदानुक्रम इसके मुख्य लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राज को किस वर्ष ये जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। तो सही उत्तर 1964, ऑप्शन सी। दोस्तों, कार्य निष्पादन बजट विशिष्ट उद्देश्यों और कार्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाने वाला बजट है। इस बजट में मदों की अपेक्षा कार्यों अथवा क्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कार्य निष्पादन बजट की अवधारणा का आरंभ 1950 में अमेरिका में हुआ और 1964 में भारत सरकार ने अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राज को ये जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादन बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं। 1968 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र तथा राज्य दोनों में कार्य निष्पादन बजट अपनाने का सुझाव दिया जिसे सरकार ने उसी वर्ष स्वीकार कर लिया।
अगले प्रश्न पर आते हैं। संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर फरवरी 1964 में। दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई। संथानम समिति का गठन वर्ष 1962 में किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के संथानम इसके अध्यक्ष थे और 4 अन्य सांसदों सहित 2 वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नौकरशाही का नहीं है? कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, अध्यादेशों की घोषणा करना, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना। तो यहाँ पर आप देखिए, अध्यादेशों की घोषणा करना ये नौकरशाही का कार्य नहीं है। अन्य कार्य नौकरशाही से संबंधित हैं। अध्यादेशों की घोषणा करना राष्ट्रपति और राज्यपाल का कार्य है। अगला प्रश्न है, नौकरशाही किसकी देन है? आपको बताना है। ब्रिटेन, मध्यम वर्गीय सामंतों की कृति, प्राचीन रोम की देन या एक आधुनिक विकास? तो याद रखिएगा, नौकरशाही आधुनिक विकास है या आधुनिक आयाम का व्यवस्था है। व्यापक दृष्टिकोण में नौकरशाही से एक ऐसी व्यवस्था का बोध होता है जहां कर्मचारियों को अनुभाग, प्रभाग और विभाग आदि श्रेणी श्रृंखला में विभक्त कर दिया जाता है। इसमें प्रशासकीय सत्ता का लक्ष्य व्यापक जनहित में होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आप देखिए, मिचेल्स ने जनमानस की संकल्पना प्रस्तुत की है, माओ ने लोक युद्ध की संकल्पना, पैरेटो ने अवशेषों की संकल्पना और अरस्तु ने क्रांति की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो सही मिलान 1, 3, 2 और 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर पीटर ड्रकर, ऑप्शन ए। दोस्तों पीटर ड्रकर निर्णयन सिद्धांत के समर्थक हैं। निर्णय के महत्व को परिभाषित करते हुए पीटर ड्रकर ने कहा था कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा ही करता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है कि प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? तो आपको बताना है। सही उत्तर चीन में। प्राचीन काल में चीन में प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती होती थी। प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा भर्ती की जाने वाली लोक सेवाओं का विकास चीन में 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ही हो गया था और प्रशा विश्व का पहला देश था जिसने अपने लोक सेवा कर्मचारियों को योग्यता और गुणों के आधार पर भर्ती किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका नाम वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं F.W. टेलर या फ्रेडरिक विंसलो टेलर का नाम दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। टेलर एक इंजीनियर था जिसने वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रबंध की नींव डाली। टेलर के अनुसार ये जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से क्या कराना चाहते हो तथा यह देखना कि वे सबसे उचित और सबसे सस्ते ढंग से कार्य करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। और टेलर के अनुसार श्रमिकों को इच्छित अधिक मजदूरी तथा नियोक्ता को सस्ता श्रम वैज्ञानिक प्रबंध से ही संभव है। अगला प्रश्न है, प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूर्ण कराने की एक क्रिया है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये लूथर गुलिक का कथन है। दोस्तों लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन कार्यों को प्रबंध अथवा उनको पूर्ण कराने की एक क्रिया है, यानी प्रशासन की 4 विशेषताएं हैं: कार्य विभाजन, पद सोपान, निर्वैयक्तिकता और कार्यकुशलता। गुलिक ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पोस्ट कार्य शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया है। अगला प्रश्न है, भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय संबद्ध होता है किससे? तो सही उत्तर गृह मंत्रालय से। तो याद रखिएगा, भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री से संबद्ध होता है। इसका प्रमुख कार्य 10 की जनगणना कराना होता है। अगला प्रश्न है, व्हिटलेवाद का संबंध किससे है? आपको बताना है।
भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई, वित्त विभाग की बजट तैयार करना, कर्मचारियों के समस्याओं के समाधान पद्धति या कर्मचारियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने से। तो सही उत्तर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से। 1917 में जॉन हेनरी व्हिटले ने इंग्लैंड के उद्योगों में कर्मचारियों और प्रबंधकों के मध्य विवादों के समाधान के लिए अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ कर्मचारियों और प्रबंधकों को मिलाकर एक परिषद के निर्माण का सुझाव दिया, जिसे व्हिटले परिषद कहा जाता है। ये परिषद कर्मचारियों की समस्याओं और विवाद के कारण का समाधान करने का प्रयास करती है और इस मॉडल को कुछ अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण की विशेषता क्या है, आपको बताना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रशिक्षण या ट्रेनिंग। ऑप्शन है आपके तैयारी, अभिविन्यास, ज्ञान या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। दोस्तों याद रखिएगा, प्रशिक्षण का सामान्य अर्थ लोक सेवकों को अपने कार्य के लिए तैयार करना है। विलियम जी टॉर्पी के अनुसार प्रशिक्षण कर्मचारियों की कुशलता, आदतें, ज्ञान और दृष्टिकोण विकसित करने की एक प्रक्रिया है जिससे कर्मचारियों की उनकी वर्तमान सरकारी स्थितियों में प्रभावशीलता बढ़ाई जा सके, साथ ही उन्हें भावी सरकारी स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके। इसके अलावा एक विचारक है मेंडले, उनके अनुसार प्रशिक्षण का अर्थ है मेंडले के अनुसार प्रशिक्षण का अर्थ है नए काम के लिए अभिनवीकरण यानी ओरिएंटेशन, वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान और भावी उत्तरदायित्वों के लिए तैयारी। इसलिए तैयारी, अभिविन्यास और ज्ञान तीनों ही प्रशिक्षण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सैटिस्फाइसिंग का उल्लेख किसने किया था? क्रिस आर गिरिस, हर्बर्ट साइमन, फ्रेड लुथांस या फ्रेड डब्ल्यू रिक्स ने। तो सही उत्तर हर्बर्ट साइमन। दोस्तों, डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण के संबंध में सैटिस्फाइसिंग सिद्धांत का प्रयोग हर्बर्ट साइमन ने किया था। आप जान लीजिए, सीमित तार्किकता के आधार पर साइमन तुष्टिकरण की अवधारणा विकसित करते हैं जो कि पूर्ण तर्क संगतता असंभव है, इसलिए कार्यकारी एक अच्छे चयन से संतुष्ट होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मार्गदर्शन नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी और अति संभावित हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।